हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो बेटा आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको कल बताया था कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एलआर सर्किट के बारे में बातें करी थी। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने आरसी सर्किट के ऊपर, सॉरी एलआर पे नहीं, प्योरली इंडक्टिव पे बात करी थी, सॉरी। आज के लेक्चर में आपके सामने बात करूँगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पे। तो आप देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है प्योरली कैपेसिटिव, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बड़ा सर्किट थ्योरी चल रही है, बड़े ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके अंदर। तो हम लोगों ने कैपेसिटर लिया है यहाँ पे, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है और फिर हम लोगों ने एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसका ईएमएफ हमें दे रखा है ई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे दे रखा है। 5i लगाने की जरूरत नहीं है, वो समझते हैं हम लोग, अंडरस्टूड है। तो बेटा हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे सी था, है ना, सी यहाँ पे दे रखा था हमें कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की। अब ऑब्वियस बात है कुछ करंट भी आएगा भाई। तो किसी भी कैपेसिटर में करंट क्या होता है, देखो सबसे पहले कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है, तो चार्ज जो इकट्ठा होएगा वो क्यू और माइनस क्यू होएगा। अब तुम ये मत कहना कि इधर क्यू और इधर माइनस क्यू, मतलब ऑल्टरनेट करंट इसमें कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा। तो मैं तो सिर्फ क्यू की मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ। वो क्या आता है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है C इंटू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भाई, तो ये हम लिख सकते हैं। तो मैं याद क्या करूंगा, जो करंट होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है या रेट ऑफ चार्ज फ्लो। इसको डिफरेंशिएट किया बेटा तो ये हो जाएगा सी एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी। अबे सही है ना, पक्का ना? तो बेटा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं करंट को। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आई बराबर देखो ई नोट को तो आप ई नोट ही रहने दीजिए, पर ये जो ओमेगा इंटू सी लिखा हुआ है आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे ले जाइए। तो ये ऐसे जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, क्योंकि जब ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी होएगा, जब ऊपर आएगा तब दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता, पर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जा सकता है। अब सही है ना? तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम जो कोस ओमेगा टी है उसको लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये करंट आया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं लिखा है यहाँ पे 1 बाय ओमेगा सी, इसका हम नाम रख सकते हैं एक्स सी। क्या नाम रख सकते हैं, एक्स सी। गेटिंग माय पॉइंट? पहले वाला था अपने पास में रिएक्टिव इंडक्टेंस, ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको एक्स सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिव कैपेसिटेंस, या इनको इंपीडेंस ऑफ सर्किट भी बोलते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस को हम लोग बोल सकते हैं, उसको रिएक्टिव इंडक्टेंस बोला था हम लोगों ने, इसको रिएक्टिव कैपेसिटेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी आता है, ये हमें समझ में आ गया है। अब भाई करंट क्या आया, भाई करंट आया है जो ई नोट बाय एक्स सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू है आई बराबर आई नोट साइन, देखो समझना ध्यान से, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये जो मैंने इसका फेज है ये बिल्कुल अलग कलर से बनाया है ताकि हाईलाइट हो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो करंट का फेज है वो ओमेगा टी में 90 जोड़ने पर आया, पर जो ईएमएफ का फेज था वो ओमेगा टी ही था। गेटिंग माय पॉइंट? इसका फेज में ओमेगा टी में 90 हमने ऐड किया है, पर इसके फेज में ओमेगा टी ही था। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहाँ पे करंट का फेज आगे चल रहा है। अबे आ रही है बात समझ में? यहाँ पे कौन आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है 90 डिग्री फेज में। तो व्हाट आई कैन से कि इसको हम कह सकते हैं CCL रटने के लिए। कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अबे याद है ना,
कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कितने डिग्री से लीड करता है? 90 डिग्री से। आईपीएल मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, यहाँ पे कौन लीड करता है? कैपेसिटेंस में, सॉरी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, यहाँ पे सीसीएल होता है। अब ठीक है, पक्का। तो भैया यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ये मैंने डेरिवेशन इसका बताया है। बाकी काम की चीज़ें जो है वो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है एक्सी, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें करंट निकालना। बाकी चीज़ें सेम है, सिमिलर है। आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर सवाल कराता हूँ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो भैया आप सवाल देखते हैं इसके ऊपर, बहुत ही धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जोरदार सवाल करेंगे। तो देख लेते हैं सवाल को, ठीक है भैया। सवाल के लिए हमने क्या करा है, कैपेसिटर लिया है ना बेटा। ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा इसके ऊपर, मैं जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक कैपेसिटर लिया है और उसको हम लोगों ने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। सोर्स से कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं भैया, शानदार सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ई सोर्स मान लिया है, जो अपने हमारे पास में यहाँ पे जो कैपेसिटेंस थी उसकी वो हमने मान ली है कितनी, इसको मान लीजिए आप 2 पाई माइक्रो फैरेड, या फिर इसको एक काम कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए 200 पाई माइक्रो फैरेड, 200 पाई माइक्रो फैरेड कर दी मैंने कैपेसिटेंस इसकी। आई मेरी बात में, कितनी कर दी? 200 पाई माइक्रो फैरेड। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ भाई ठीक है। अब मैं बात करूंगा भाई करंट कितना आएगा सर्किट में। तो करंट आएगा, करंट जो होगा वो मान लेके इसे दे रखा है हम लोगों को करंट। अब करंट गिवन है, कितना गिवन है इसको मान लेते हैं हम लोग अराउंड 2 साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं भाई? तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2t प्लस 30 डिग्री। इस प्रकार से हम करंट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब भाई खेल अब शुरू होगा पूरा का पूरा, अब शुरू होगा खेल शानदार। सबसे पहले हमें निकालना है एक्सी। तो बेटा एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। इस केस के अंदर ओमेगा कितना है साहब? ओमेगा है 2। अबे आ रहा है ना साहब? उसके अलावा सी कितना है? सी है 200 पाए माइक्रो कूलम। तो भैया माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। गेटिंग माई पॉइंट? ऊपर चल जाएगा ये, तो कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻+4। भाई ऊपर जाके तो प्लस बन जाएगा ना, 10⁻6 हो जाएगा ना भैया। दो अलग ले लिए तो 10⁻4 बचेगा ना। तो वोट आई कैन से नीचे हो जाएगा 400। सही बात है। अब काट डालिए, 100 से 100 कट जाएगा बेटा। नीचे पाई भी था तो पाई को अलग रहने दीजिए, है ना। एक काम करा से पाई हटा दो, फालतू कैलकुलेशन लंबी जाएगी, कोई मतलब नहीं है। पाई को हटाई दो यहाँ से। तो आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 10⁻4। तो वोट यू कैन राइट, इसको लिख सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 डिवाइडेड बाय 4। जब काट डालोगे तो आएगा 25 और एक्सी की वैल्यू आएगी 2500 ओम। बेटा यहाँ पे भी एक्सी जो होती है उसका जो एसआई यूनिट होती है वो ओम के ही बराबर आती है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ अपने क्या किया है। हमने 200 माइक्रो फैरेड लिया है सी को। हमारा जो एक्सी आएगा 1/ओमेगा-c आएगा। बेटा ओमेगा की वैल्यू 2 आ रही है और जो सी की वैल्यू है वो हमने कितनी ली है? 200 इंटू 10⁻⁻6। -6 ऊपर जाएगा, 10⁻+6 बन जाएगा। 2 0000 कर जाएगा, 10⁻4 रह जाएगा। इसको हम लिख देंगे 100 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 4। 4 से 100 कट जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 2500 इज द एक्सी। अबे आया पक्का, श्योरिटी से आया ना भैया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सी तो आ चुका है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा उसको समझते हैं हम लोग बात को। भाई एक्सी हो चुका है, अब क्या पूछ सकते हैं हम लोगों से? अब सब कुछ पूछ सकते हैं भाई। आई नोट क्या है? आई नोट 2। व्हाट इज IRMS? और बे IRMS क्या होता है? 2/√2। तो √2 आ रहा है समझ में? एक्सी पता है, पूछा गया है, बताइए ई नोट कितना है? तो भैया मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सी से। भाई ई नोट होता है आई नोट इंटू एक्सी। कितना है?
आई नोट 2 है, एक्सी 2500 है, 5000 हो जाएगा। अबे आ रहा है। ई आर एम एस कितना है? लो भैया, ई आर एम एस याद समझाया था, ई आर एम एस इज 5000/√2। दिस इज व्हाट 5000/√2। इसके लिए ऊपर वाले को आधा कर दो और √2 ऊपर ले जाओ। अबे सही है ना, पक्का ना? ये हो चुका है भैया, आई नोट आई आर एम एस, ई नोट ई आर एम एस सब आ चुका है। अब पूछा गया कि भैया किसी भी समय पे अगर हम मुझे मान लीजिए ईटी निकालना हो, ई मतलब किसी भी समय पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो किसी भी समय पे ईटी, तो मैं क्या करूंगा, उसको ई नोट से मल्टीप्लाई करूंगा। ई नोट हो जाएगा 5000। सही बात है। उसके बाद मैं लिखूंगा किसका फेज, करंट का फेज। करंट का फेज कितना है? 2t + 30 डिग्री। अब याद कर कौन सा सर्किट है ये? सर्किट तो सर ये है कैपेसिटिव सर्किट है। अबे तो कैपेसिटर में तो करंट लीड करता है, तो भैया जो करंट का फेज है ये 90 डिग्री आगे चल रहा है। इसका मतलब जो ईएमएफ का फेज होगा वो 90 डिग्री पीछे चलेगा। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की। आई मेरी बात? भाई तो मुझे याद रखना है भाई कौन सा सर्किट है, कैपेसिटर है साहब, तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। अबे सही है ना? तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कितना करता है? 90 करता है। तो इसका मतलब करंट के फेज में से अगर तो 90 माइनस कर देगा तो किसका फेज बचेगा? ईएमएफ का, जो हमें लिखना था यहाँ पे। अबे आया ना? तो 2t - 60 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसी के ऊपर एक और सवाल करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एलआर पे जाएंगे जल्दी से। हाँ जी बेटा देखिए, एक सवाल मैं आपको और देता हूँ इसी के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ पे सी ले लिया। सी लिया है हमने 400 × 10⁻⁻⁴ ऐसे ले लिया सी। या एक काम करो, इसको 400 माइक्रोफैराड ही कर दो। 400 माइक्रोफैराड कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं थी साहब, 400 माइक्रोफैराड कर दिया साहब। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने एक सोर्स से कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू थी E बराबर कितनी लेवे, मान लो इसको ले लिया हम लोगों ने 160 हम लोग ले चुके हैं इसको। 160 साइन ओमेगा को आप ले लीजिए, यहाँ पे कितना ओमेगा को ले लीजिए आप 10t, डायरेक्टली t कर दीजिए, पाई करने की जरूरत नहीं है, 10t + 20 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ई आ चुका है। अब सब कुछ पूछ रहे हैं अपने से, पूछा गया है ओमेगा कितना है, एक्सी कितना है, भाई साहब आई नोट कितना है, भाई साहब ई नोट कितना है, भाई साहब आई आर एम एस कितना है, अरे भाई साहब ई आर एम एस कितना है, सब कुछ बताइए, पीएचडी कर दीजिए, मार्केट में आग लगा दीजिए, भाई साहब टाइम बताइए, किसी भी टाइम पे करंट बताइए, सब कुछ बता दीजिए, A to Z सब कुछ। अबे आ रहा है ना? सब कुछ निकालने के लिए भैया अब ओमेगा कितना है जो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है 10। भाई साहब एक्सी कितना है 1/ω_c। सही है। ओमेगा कितना है 10, ओमेगा कितना, सी कितना है 400 × 10⁻6 ऊपर चली जाएगी। अबे ठीक है ना? तो भाई साहब कट कुटा के कितना बचेगा, ये बचेगा 10⁻6, नीचे 10⁻3 कट जाएंगे तो बचेगा ऊपर 1000 / 4। सोल्व करने पे आएगा 250 ओम। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है हम लोगों से, मान लीजिए ई नोट पूछा है, तो ई नोट कितना हो जाएगा, ये 160 दे रखा है। अब सही है ना? पूछा गया है आई नोट पूछा है, आई नोट इधर निकाल लीजिए। भाई साहब आई नोट कितना हो जाएगा 160 ई नोट / एक्सी विच इज 250, काट डालिए 60/25। IRMS पूछा गया है भैया, IRMS कितना होता है, इसी को √2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8√2 / 25। ERMS पूछा है, लो भैया 160 / √2, आंसर आएगा 80√2। अबे आ रहा है ना? यहां देखिए भैया करंट एट एनी टाइम t, सबसे पहले तो लिखिए आई नोट, उसके बाद लिखिए फेज। अब फेज किसका भैया,
कैपेसिटिव सर्किट का। तो कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो कितना आएगा करंट का फेज? 90 डिग्री ज्यादा। किससे? ईएमएफ से। तो ईएमएफ का कितना था? 10t प्लस 20। उससे किसका ज्यादा? करंट का ज्यादा। कितना ज्यादा? 90 ज्यादा। तो लिख दे, सिंपल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आया कि नहीं आया? तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग आसानी से। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो अब मैंने क्या बात करी यहाँ पे, देखो समझना बेटा, ये हम लोगों ने अब निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे एलआर सर्किट की। मैं बताया आपको कि जो एक्सएल और एक्सी जो होता है, एक्सी क्या होता है, हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, या फिर सॉरी रिएक्टिव कैपेसिटेंस, जो भी इसका नाम है हम इसको बोल लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सी हो गया, एक एक्सएल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एलआर सर्किट की। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ एलआर सर्किट इन एसी। शानदार टॉपिक है एलआर सर्किट इन एसी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ दोनों बनाऊंगा, एक एलबी बनाऊंगा, एक यहाँ पे आरबी बनाऊंगा, और यहाँ पे हम लोग ईबी बनाएंगे, और जितनी भी चीज़ें होती है सब बनाएंगे। यहाँ हम लोगों ने माना कि भाई इस जगह पर जो ये एल है, या फिर ऐसे बोल दीजिए ये एक्सएल है, ये आर है। गेटिंग माई पॉइंट? इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है, कोई इशू नहीं है भैया, आराम से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। करंट हमको दे रखा था आई, सोल्व करने के लिए मैंने करंट के टर्म्स में माना है आई। बेटा एक्सएल क्या होता है? जैसे मतलब ऐसे मान लीजिए करंट में दे रखा है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि भैया अगर मुझे, सबसे पहली बात यह है कि मुझे ईएमएफ निकालना है एट एनी टाइम टी। तो जो ईएमएफ होगा वो इसका और इसके अक्रॉस जो ईएमएफ आएगा, मतलब ईएमएफ अक्रॉस एल एट एनी टाइम टी प्लस ईएमएफ अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी, दोनों का सम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? भाई एल और आर के सम आएगा। अब भाई एल कितना आएगा? एल आएगा एक्सएल, मतलब कि हम बात करते हैं ईएमएफ अक्रॉस एल, तो कितना आएगा? वो आएगा भाई साहब, हम लोग कह सकते हैं कि करंट इनटू एक्सएल साइन। देखो करंट से इंडक्टर 90 डिग्री आगे चलता है, सिर्फ इंडक्टर की बात करूं तो मैं, तो सिर्फ इंडक्टर जो होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली जो रेजिस्टेंस वाला होगा वो करंट से, मतलब करंट आई नोट होगा तो वो आई नोट इंटू आर, और उसका जो फेज होगा वो करंट का ही फेज होगा, मतलब आई नोट इंटू आर इंटू ओमेगा टी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये हो जाएगा अपना ई टी। अब सोच के देखो, ये वही तो बातें हैं जो मैं बता रहा था कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एसएचएम हम लोग यूज करते हैं, तो भाई इन दोनों का जो सम होगा वही ई टी होगा। अब इन दोनों का सम निकालना है, तो मैंने समझाया था आपको कि भाई साहब इसको इधर मान लीजिए करंट का हो जाएगा आई नोट आर, जो अपना इसका हो जाएगा वो एक्चुअली 90 डिग्री आगे है तो वो कर देंगे आई नोट एक्सएल। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, और वो कितना आएगा? वो आएगा दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब इसके रिजल्टेंट को मैं बोल सकता हूँ आई नोट का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो भाई साहब हम लोग कह सकते हैं इसको हम अल्फा कह देंगे, है ना, याद है। और tan अल्फा जो आता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वो क्या आता है? सामने वाला आपको नीचे वाला, सामने वाला है आई नोट एक्सएल, नीचे वाला है आई नोट आर। काट डालो तो बचेगा एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। अबे ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में tan अल्फा। बेटा अब इन दोनों का अगर मुझे रिजल्ट लिखना होगा तो मेरी बात ध्यान समझना, मैं कैसे रिजल्ट लिखूंगा इसका। रिजल्ट के लिए मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
और जो समय आएगा टाइम t वो कितना आएगा, देख ध्यान से देखना, वो आएगा आई नोट अंडर रूट, यहाँ से आई नोट कॉमन ले लोगे आप तो स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर बचा के आई नोट बचेगा, तो यहाँ आएगा अंडर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर है, अल्फा है tan इनवर्स एक्सएल बाय आर के बराबर। तो बेटा ये हो चुका है हमारा रिजल्ट, किस चीज का, एटी का। अबे आया समझ में। इस पूरे आइटम को मैं बोल सकता हूं ई नोट, ई नोट बराबर हो जाएगा आई नोट इंटू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बेटा इस एक्सएल के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर को मैं बोल सकता हूं जेड। क्या बोल सकता हूं, जेड। ये सर्किट का इम्पीडेंस है, इसको इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं, और इस जेड की वैल्यू होती है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का अंडर रूट। अबे आ रहा है ना समझ में। तो ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ बना है। मैंने क्या किया है मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम यूज़ करा है। ये A1 है, मतलब पहले वाले का एम्पलीट्यूड है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड है। ये A1 है, ये A2 है, उसका फेस छोटा है ना। दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर करके अंडर रूट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा क्या होता है, सामने वाला अपॉन नीचे वाला। सामने वाला होता है आई नोट एक्सएल, नीचे वाला आई नोट आर। सर आपने इसको आगे क्यों लिया, बेटा करंट वाला इधर आएगा और जो अपना इंडक्टर वाला है, इंडक्टर वाला पोटेंशियल है वो 90 डिग्री आगे है करंट वाले इससे, करंट वाले पोटेंशियल से वो 90 डिग्री आगे चलता है इंडक्टर वाला पोटेंशियल, तो उसको 90 डिग्री प्लस में लगाया हम लोगों ने। दोनों को जोड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वेक्टर की तरह मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है इस चीज का, एलआर सर्किट इन एसी। बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, इसकी क्वेश्चन देख के आपको इसकी फील आएगी। मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा के ही आपको इसकी फील दिलाता हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम लोग अब एलआर सर्किट के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। समझना बात को। बेटा मान लीजिए कि मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे सर्किट लेता हूँ एलआर का। सबसे पहले मैंने क्या करा कि यहाँ पे करंट लिया है आई। अब उसके अलावा यहाँ पे एक्सएल आएगा, यहाँ पे आर आएगा। एक्सएल और आर मैंने अलग अलग नहीं लिया है, मतलब एक्सएल के लिए मैंने ओमेगा और एल नहीं लिया, सीधा एक्सएल ही लिया है। तो एक्सएल की जो वैल्यू है वो है अपने पास 6 ओम। आर जो दे रखा है वो दे रखा है 8 ओम। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा आई क्या दे रखा है हम लोगों को, आई दे रखा है मान लीजिए 2 साइन 20 टी प्लस इसको लिख दीजिए आप कितना डिग्री, 40 डिग्री। 2 साइन 20 टी प्लस 40 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस प्रकार से आप करंट लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ भाई। सबसे पहले तो Z बताइए, Z कितना होगा सवाल के अंदर। तो भाई Z होता है R का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है, हाँ भाई। तो यहाँ पे R कितना है 8 का स्क्वायर, एक्सएल कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब सही है ना। तो बेटा दोनों का मिला के 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36 का अंडर रूट 100, 100 का रूट इज 10 यहाँ पे ओम हो जाएगा Z। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं बात करूंगा कि भैया आई नोट कितना आएगा। तो आई नोट आएगा हमारे पास में 2। हमसे पूछा जाए कि भैया ई नोट कितना हो जाएगा, तो व्हाट आई कैन से ई नोट विल बी इक्वल टू आई नोट इंटू जेड। भाई साहब आई नोट कितना है 2 है, जेड कितना है 10 है, तो हो जाएगा 20 वोल्ट। सही बात है। अब ऐसे ही ना, बिल्कुल सिंपल रद्दी चीज है यार। लगता टफ है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है। तो बस ये ध्यान रख, तुझे तो ये बनाना आना चाहिए कि जो करंट होगा आई नोट आर वो सामने होगा, और जो आई नोट एक्सएल होगा वो ऊपर होगा, जो 90 डिग्री आगे चलेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो कि इधर आएगा आई नोट जेड, वो एंगल अल्फा पर होगा, और एंगल अल्फा tan अल्फा की वैल्यू आएगी एक्सएल अपॉन आर। सही बात है।
एक्सेल कितना है साहब 6 है साहब, आर कितना है साहब 8 है साहब। सोल्व करो साहब, तो बेटा अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, बेटा 10 अल्फा की वैल्यू आएगी 3/4, बेटा अल्फा आएगा 37 डिग्री। अबे आया ना, कितना आएगा 37 डिग्री। अब समझने की बात है, ये तो हो गया ई नोट। ई नोट कितना हो गया बेटा आई नोट इंटू जेड। अब अगर मुझे ई लिखना हो किसी भी समय पर, तो मैं ई कैसे लिखूंगा, ई लिखूंगा पहले तो मैं ई नोट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं लिखूंगा साइन ऑफ, देखो ये सर्किट कौन सा है, देखा जाए तो ये ना तो प्योरली इंडक्टिव है, ना ये प्योरली रेजिस्टिव है, ना ये प्योरली कैपेसिटिव है। ये सर्किट इंडक्टेंस और रेजिस्टर का मिक्सअप है। सही बात है, पर है तो इंडक्टिव ही यार, सही बात है ना, है तो इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव नहीं है पर है तो इंडक्टिव सर्किट है। तो इसमें ओवरऑल जो है वो ईएमएफ ही, इसके देखो इंडक्टिव में क्या होता है आईपीएल, आईपीएल बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, और प्योरली इंडक्टर होता तो 90 डिग्री लीड करता। लेकिन अगर प्योरली इंडक्टिव नहीं है तो भी वो लीड करेगा, और वो करंट से कितना लीड कर रहा है ये लिखा हुआ, जो नेट है ना भैया वो करंट से लीड कर रहा है अल्फा एंगल। कितना एंगल लीड कर रहा है करंट से, अल्फा एंगल। ये जो नेट निकल रहा है ये करंट का फेज यहाँ पे कितना है ओमेगा टी, इसका कितना है ओमेगा टी प्लस 90, तो बेटा इसका कितना आएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है 37 डिग्री। तो यहां पर जो हमारा ई टी आएगा वो कितना आएगा साइन ओमेगा टी विच इज 20t प्लस, मतलब ओमेगा टी प्लस 40, क्योंकि करंट का जो फेज है वो अब की बार सिर्फ ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी प्लस 40 है। और उस 40 में फिर हमें किसका फेज जोड़ना है, हमें उसका फेज जोड़ना है जितना वो लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है 37 डिग्री लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है, करंट से लीड कर रहा है 37 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे 20t प्लस 40 प्लस 37 इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट एनी टाइम t इन द सर्किट। अबे आया पक्का, तो भाई साहब ईटी आ चुका है। अब क्या पूछेगा वो आपसे, हो सकता है IRMS पूछ ले भैया, तो निकाल लो ना, दिक्कत क्या है, 2 दे रखा है IRMS √2 आएगा। और क्या पूछ लेगा आपसे, हो सकता है ई नोट पूछ ले भैया, तो कितना 20 दे रखा है ना, तो लिख दे 20/√2, आंसर आएगा 10/√2। वाह वाह क्या बात है, क्या शानदार है, जबरदस्त नजारा, मजा आ गया। बोल क्या बोलता है नहीं हुआ, आया ना। तो बेटा हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर सवाल ले लेता हूँ पहले। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, एक सर्किट बनाया, एक रजिस्टर लिया है और यहाँ पर एक इंडक्टर ले लिया है, सॉरी इंडक्टर लिया है, रजिस्टर लिया है, और हम लोगों ने बैटरी लगा ली है। बेटा अब तक तो हमें क्या करना, बैटरी निकालनी थी। अब हमें बैटरी ही दे रखी है, मान लीजिए हमें ई दे रखा है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन, बढ़िया सवाल दे रहा हूं मैं आपको, शानदार। अब आपको एक्सेल दे रखा है 3 ओम, आर दे रखा है 4 ओम। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जोरदार। अब आपसे सब कुछ पूछ लेगा वो, सब कुछ पूछा है। जेड बताइए, पूछा है आपसे आई नोट बताइए, ई नोट बताइए, IRMS बताइए, ERMS बताइए, वाह वाह। पूछा है करंट बताइए, पूछा है एल पर किसी भी टाइम t पर EMF बताइए, पूछा है EMF बताइए रेजिस्टेंस पर किसी भी टाइम t पर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी टाइम t पर। ये सारी चीजें उसने पूछ डाली है। तो ट्राई कीजिए एक बार खुद ही, है ना, ट्राई तो कीजिए। हाँ जी बेटा,
तो सबसे पहले पूछा गया है z। z किसके बराबर होगा? z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बेसिकली देखा जाए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सब मिला मिलू के होता है 5। सही बात है। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5। अबे आता है ना, बोल दे। ये तो आता है भैया, मल्टीप्लाई तो आता है ना, सॉरी स्क्वायरिंग करके प्लस करना तो आता है ना, फिर अंडर रूट करना 25 का 5। आई नोट बोले तो पहले ई नोट निकाल लो। ई नोट तो क्या निकाल लो, 20 गिवन है, फालतू में क्यों निकाले? सही बात है भैया। लेकिन z गिवन है तो आई नोट आ जाएगा, ई नोट बाय z। भाई साहब ई नोट 20 है, z 5 है, मजा आया, 4 वोल्ट एम्पियर आ गया। आया कि नहीं आया? पक्का ना? IRMS पूछा गया है तो भैया 4/√2 कर दो, इसको ऊपर वाले को आधा कर दो, रूट को ऊपर ले जाओ। ERMS पूछा है 20/√2 कर दो, 20 का आधा कर दो, √2 ऊपर ले जाओ। ये वोल्ट में आएगा, ये एम्पियर में आएगा। क्या बताऊं बार बार एक ही एक चीज यार, तो खुद भी सोच रहा होगा क्या पढ़ा रहे हो बार बार। आई मेरी बात समझ में? मैंने आपको पहले भी कहा था, हमेशा अच्छे बच्चों को ये लगता है कि बार बार एक ही एक चीज आ रही है, गधों को ये लगता है कि बार बार क्या क्या आ रहा है। सही बात है ना? तो ये ERMS हमने निकाल लिया, IRMS हमने निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे किसी भी समय पर अगर हमें करंट निकालना हो तो भैया सबसे पहले आप दोबारा से वो लाइन ड्रॉ करना सीखो। सामने आएगा I नोट R, जो अपना EMF है वो 90 डिग्री आगे चलता है L के अक्रॉस, उसका आएगा I नोट XL। जो अपना नेट है वो आएगा इधर कहीं I नोट Z, वो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करने पे आता है। कितना एंगल ऊपर है? अल्फा। बेटा अल्फा मतलब 10 अल्फा। 10 अल्फा किसके बराबर होता है? XL/R के बराबर। वाह वाह। XL किसके बराबर है? 3 के बराबर। R किसके बराबर है? 4 के बराबर है। मजा आ गया। अल्फा आया 37 डिग्री। वाह वाह, क्या बात है, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। सही बात है कि नहीं है? मतलब करंट से वो 37 डिग्री ऊपर चल रहा था। कौन चल रहा था ऊपर? भाई साहब EMF। लेकिन EMF तो पहले से ही दे रखा है, तो क्या हुआ? मतलब ये जो EMF है ये करंट से 37 डिग्री ऊपर चल रहा है। मतलब जो करंट का फेज होगा इससे 37 डिग्री कम होगा, क्योंकि करंट का फेज जो है वो इससे 37 डिग्री कम होगा। इसका कितना है? ω/t + 30। तो बेटा आप क्या करो, करंट के लिए पहले तो लिखो I नोट। I नोट I नोट 4 एम्पियर, तो लिख दे 4। अब चुपचाप साइन लगा दे, sin ω/t + 30। ये तो था किसका फेज? ये तो था EMF का फेज। अब अपना जो करंट है वो EMF से 37 डिग्री कम है, तो -37 डिग्री। दिस इज द आंसर। बेटा आप लोग ये लिखना सीख गए ना, आप AC में सब कुछ सीख गए। मैं बात समझ लो, एक बार आप लोग ये लिखना सीख गए ना, आप AC में सब कुछ सीख गए। आई मेरी बात समझ में? बेटा अब बात करूंगा मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ELT और ERT। व्हाट इज ELT सर? ELT है किसी भी समय पर L के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा। तो भाई साहब L के अक्रॉस कितना आता है, मैं लिख देता हूं यहां पे। किसी भी समय पर L के अक्रॉस आता है I नोट × XL। समझना बात को, ध्यान समझना। I नोट × XL × जो भी इसका आता है ELT, इधर आता है ERT। अब एक्चुअली बात क्या थी, देख मेरी बात समझना। आप एक बार यहां पे नहीं, आप ये समझिए एक मिनट। जो L है ना भैया, सिर्फ L की बात करूं, इंडक्टर की बात करूं, तो इंडक्टर ओनली करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। हाँ भाई समझ में आता है? अबे आता है ना। करंट हम पहले निकाल के बैठे हैं, अबे सही है कि नहीं है? करंट हम पहले ही निकाल के बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंडक्टर का लिखेंगे। तो भाई साहब इंडक्टर में कितना आता है? I नोट XL। I नोट कितना है? I नोट 4। XL कितना है? XL 3। तो लिख दे I नोट × 3। दिस इज द I नोट, दिस इज XL। ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है।
अब लिखूंगा मैं साइन, अब करंट का फेज लिखो बेटा, करंट का फेज है ओमेगा टी -7 डिग्री। ये किसका फेज है? करंट का। बेटा बहुत बेसिकली चलोगे कभी गलती नहीं होगी, बेसिक से चलोगे तो। ये करंट का फेज है विच इज ओमेगा टी -7, क्योंकि ओमेगा टी +30 -37, तो -7 बचा, ओमेगा टी -7 इज द फेज ऑफ करंट। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें प्लस कर दीजिए 90 डिग्री। आई मेरी बात समझ में? इसमें प्लस कर दीजिए 90 डिग्री। सर 90 क्यों प्लस किया? क्योंकि बेटा जो इंडक्टर है वो करंट से 90 डिग्री फेज में आगे चलता है। आई मेरी बात समझ में? अब अगर मैं ERT लिखूंगा, मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी लिखूंगा, तो वो आएगा I0 इंटू आर। I0 4 है तो लिख दे 4, आर भी है 4, ये लिख दिया भैया I0, ये लिख दिया भैया आर। उसके बाद बात आती है फेज की, तो फेज जो आता है वो वही फेज आएगा जो करंट का फेज होता है, क्योंकि रजिस्टर में करंट का ही फेज आता है। भाई साहब इंडक्टर में आता है करंट से 90 डिग्री आगे, रजिस्टर में तो करंट का ही फेज आता है। I0 R करंट का फेज, I0 XL इंडक्टर का फेज, I0 Z दोनों के कॉम्बिनेशन का फेज। कॉम्बिनेशन का फेज ये दे रखा है, करंट का इससे 37 डिग्री पीछे चलेगा, पीछे कर दिया। इंडक्टर का करंट से 90 आगे चलेगा, आगे कर दिया। रजिस्टर का करंट के सेम चलेगा, सेम कर दिया। अरे बोलना यार, अबे आया कि नहीं आया? पक्का बोलते बेटा, खतरनाक चीज है, डाउट जरूर आएगा। अगर डाउट आता है तो जरूर पूछना आके, घबराना नहीं है। मास्टर ये रहता है। आई मेरी बात समझ में? मास्टर को आता है ये चीज अच्छे से, ये टेंशन मतलब बिंदास होके पूछना, घबराना नहीं है आपको। आपको पूछना है कि भैया करंट का फेज, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, पर तू आगे पूछ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इंडक्टर का फेज है, ये रजिस्टर का फेज है। रजिस्टर से इंडक्टर 90 डिग्री आगे चलता है, ये दोनों का मिलाकर है, ये गिवन है। तो करंट का जो होगा इस कॉम्बिनेशन से 37 डिग्री पीछे होगा, 37 पीछे कर दिया। पीछे करने के बाद जो फेज बचता है उससे 90, क्योंकि मतलब करंट का जो फेज है, करंट से इंडक्टर 90 डिग्री आगे चलता है, लिख दिया भैया। करंट के फेज में ही अपना रजिस्टर चलता है, तो लिख दिया भैया। अबे आया ना पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, तो ये भी लिख दिया। तो शानदार चीज है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, मैं आपको यहाँ पे इसी के ऊपर एक और सवाल लूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो मैं आपको यहाँ सवाल लेता हूँ, बहुत ही प्यारा सा, सब कुछ पूछूंगा, सब कुछ, और ट्राई पहले आप लोग करना, फिर मैं पूछूं बताऊंगा। मतलब ओहो ओहो, ई दे रखा है, शानदार जबरदस्त। 20√2 साइन ओमेगा टी, वाह वाह क्या बात है। आई मेरी बात समझ में? प्लस 50 डिग्री, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। 50 डिग्री दे रखा है। इंडक्टर दे रखा है एक्सेल, बहुत बढ़िया। 4 ओम। आर दे रखा है 4 ओम, इससे सुंदर और क्या होगा, बहुत उम्दा, जोरदार। पूछा गया है सब कुछ, Z पूछा है, I0 पूछा है, E0 पूछा है, IRMS पूछा है, ERMS पूछा है, क्या बात है, लंका लग चुकी है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। करंट पूछा है किसी भी टाइम t पर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है किसी भी टाइम t पर, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा है किसी भी टाइम t पर, सब कुछ पूछा है। सब कुछ बताइए, सब कुछ बता के सब कुछ सीख जाइए। शानदार, जबरदस्त, जोरदार, जल्दी कीजिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बात आती है Z की। Z आएगा 4 और 4 का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दोनों का प्लस, 32 का अंडर रूट, 4√2। वाह वाह क्या बात है भाई साहब। E0 आएगा ये आगे वाला 20√2, वाह वाह क्या बात है, जोरदार जबरदस्त। भाई साहब I0 आएगा E0 बाय
z, ई नोट कितना है 20√2, z कितना है 4√2, √2 से √2 उड़ा दीजिए, 4 से 20 उड़ा दीजिए, 5 एम्पियर बचेगा, जोरदार। आया समझ में भाई साहब? IRMS कितना आएगा 5/√2 एम्पियर। भाई साहब ERMS कितना आएगा 20 वोल्ट। भाई 20√2 आएगा ना, √2 से √2 काट दे 20 वोल्ट। ये तो सर सिंपल थे, तो हमने भी कर दिए। करके तो ये दिखाओ, तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तो कर ही दूंगा। भाई साहब यहां सबसे पहले क्या बनाइए डायग्राम, I0R इधर होगा, I0 XL इधर होगा, इधर दोनों का नेट होगा जो कि I0 Z होगा, बहुत ही जोरदार। वो कितने डिग्री आगे चलेगा, अल्फा 10 अल्फा हो जाएगा, XL डिवाइडेड बाय R, XL और R बराबर है तो 1 हो जाएगा। 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब अल्फा बराबर 45 डिग्री होता है। अबे सही है ना? तो भैया एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि करंट का फेज इंडक्टर के फेज से 45 डिग्री पीछे चल रहा है। अबे सर्किट तो इंडक्टिव है और इंडक्टर में तो पोटेंशियल लीड करता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल 45 डिग्री आगे चल रहा है। भाई साहब प्योरली इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री आगे चलता, पर मिक्सअप है तो दोनों का मिक्सअप जो है वो 45 डिग्री ही आगे चलेगा। मतलब अगर आपको करंट निकालना है तो आप I0 रखिए विच इज 5 साइन। अब आप इंडक्टर का फेज लिख दीजिए पहले तो, ये तो इंडक्टर का फेज हो गया। करंट का जो फेज है वो इंडक्टर के फेज से 45 डिग्री पीछे चल रहा है, तो -45। आप समझ रहे होंगे सबसे बड़ा रोल बेटा एक तो Z का होता है और एक इस एंगल का होता है, उसी से करंट का फेज निकलता है। आई मेरी बात समझ? तो करंट का फेज कितना हो गया ω t + 5 डिग्री। अब बात है कि भैया ELT पूछा है, मतलब कितना LT, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे I0 × XL। I0 कितना है, I0 5, XL कितना है 4, ऊपर लिख दो I0 × XL, है ना, इनटू साइन। अब इंडक्टर में का जो पोटेंशियल फेज है वो करंट के फेज से 90 डिग्री आगे चलता है, तो ω t + 5 डिग्री, ये तो करंट का हो गया, प्लस 90 कर दो, प्लस 90 कर दो, ये इंडक्टर का हो गया। भाई साहब रजिस्टर की बात करें पे वही घिसी पिटी बात है, 50 बार आएंगी, 50 बार करेगा, फिर से आएगी अगले क्लास के अंदर कैपेसिटिव के अंदर, फिर से आएगी LCR के अंदर, वही चीज चलती रहेंगी। तो खुद पागल हो जाएगा, सर फोड़ेगा दीवार में मार मार के, एक एक चीज क्यों पढ़ा रहे हैं सर, आ रहा है ना? तो ERT कितना हो जाएगा भैया, ERT 5 × R 4, अब कर दो साइन ω t प्लस, भाई साहब रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, सेम फेज होता है जो करंट का फेज होता है। करंट का फेज क्या है, ω t + 5 डिग्री, खत्म बात। इसमें क्या है, अबे आया ना? तो बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, और आज का लेक्चर यही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को और ज़्यादा खींचा तो तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। और ये खतरनाक क्वेश्चन से आपको जरा सा भी डाउट है, आप बिंदास होकर पूछिए, लेकिन बेटा इसको इससे ईजी तरीके से, मतलब कहीं भी आपको कोई भी नहीं करा सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, है ना। मैं हर किसी चैप्टर के लिए, हर किसी टॉपिक के लिए नहीं बोलता है, बहुत ईजी तरीके से बताया है मैंने। इसको आप फेजर डायग्राम वगैरह से करिए, मेरे को भी फेजर आते हैं, आप मुझसे आके पूछ सकते हो, है ना। पर फेजर वेजर से आप पागल हो जाओगे इसके अंदर, सीखते सीखते समझ में ही नहीं आएगा मतलब क्या कहना चाह रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ईजी तरीके से बनाया गया है, बस मेरी कुछ बातें हैं जो याद रखनी है आप लोगों को, और इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।